Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. Six lectures in this chapter 8, agriculture sector, where we have studied about the importance of agriculture sector. We have studied about the what are the causes which made the reduction or low productivity under the agriculture sector. तो over the period of time 1951 से इंडिपेंडेंस टाइम से हमारे अभी तक 2011 तक या 13-14 तक की बात करें तो कैसे हमारा शेयर एम्प्लॉयमेंट से लेके नेशनल इनकम एक्सपोर्ट से लेके सब जगह पे कैसे हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी हुआ और इसके अंदर क्या क्या कारण थे हमने ये लर्न किया है नाउ एज वी हैव completed the different causes we are going to start our new lecture, that is in lecture 7. Today's lecture we are going to learn about the measures to increase agriculture production. तो ज़्यादा जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि कैसे लो प्रोडक्टिविटी हो रहा है, तो हमने देखा कि भाई ये 70 ईयर्स में तो जो सारे इकोनॉमिक्स थे, जो गवर्नमेंट है, उन लोग ने भी देखा होगा ये कैसे हो रहा है. सो फॉर दैट दे ऑल्सो हैव टेकन सर्टन मेजर्स कि ये इसको कैसे कंट्रोल करे, इसका जो प्रोडक्शन कम हो रहा है वो मीट हाउ वी कैन मीट विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे नीड्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके साथ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो चाहिए वो कैसे इंक्रीज करे, इसके बारे में ये पूरा लर्न करेंगे. सो टुडे इन आवर लेक्चर 7 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट measures to increase agriculture productivity. क्लियर, दिस इज अ पार्ट 1 फॉर इट एंड इसके बारे में हम सीखेंगे. चलो, सो मेजर्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे हमारा मेन जो सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज हमारा प्राइमरी और वी कैन से इट इज अ बैकबोन फॉर आवर कंट्री. सो उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो ही हमारा इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, जो मैंने इंपॉर्टेंस में सिखाया, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि इट इज द बैकबोन. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेलियर हो जाता है, वो इसका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, नहीं तो क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वी फाइंड दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, दोनों का सर्विस कम हो जाएगा. सो अल्टीमेटली हमारा टोटल इकोनॉमी विल ग्रो और इट विल नेवर ग्रो और इट विल ग्रो डाउनवर्ड्स और डिक्लाइनवर्ड्स. सो कहने का मतलब इफ एग्रीकल्चर फेलियर इज दैट इट इज फेलियर फॉर द होल इकोनॉमी. तो यहाँ पे हमको इट इज मैंडेटरी और वी कैन सी इट इज आवर ड्यूटी टू हाउ टू इंक्रीज दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर. तो गवर्नमेंट हैज प्लान सर्टन थिंग्स फॉर इंक्रीजिंग द थिंग. क्योंकि अगर इसको डेवलप करेंगे तो रूरल इकोनॉमी डेवलप होगा, रूरल इकोनॉमी डेवलप होगा तो रूरल एरिया के अंदर जो विलेजेस है, जो फार्मर्स है, जो इसके अंदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन लोग की इनकम बढ़ेगी. Now, more the income, more the expense, the rotation will go and there is a development for the country. Economic growth के अंदर national income बढ़ जाएगा. तो ये चीज़ होगा when we increase the farmers income. तो इसके लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा कैसे रिडक्शन, लेकिन इस बीच में हमने देखा कि कैसे इसके अंदर मेजर्स भी ले रहे थे बाद में. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात होगी, यहाँ पे माइग्रेशन की बात होगी एंड इनक्वालिटी इनकम, ये सब चीज़ें की बात करेंगे हम इसके अंदर. नाउ अगेन जैसे हमने कॉजेज के अंदर 3 पार्ट्स में पढ़ा था, इसके अंदर भी 3 पार्ट्स में ही है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, technological measures and other measures. So there are 3 parts in that, again sub points are there. So we are going to learn about it. Institutional measures, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स याद करो, उसके अंदर 4 पॉइंट थे. वो 4 पॉइंट कौन से थे, उसके सेम साइड की इसके मेजर्स लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टीट्यूशनल मेजर्स. फर्स्ट, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स. फर्स्ट पॉइंट उसमें था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा जमींदार लोग, नहीं तो महलवारी नहीं तो रॉटवारी, जिसके अंदर फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे पूरी तरह से, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, नहीं तो कब्जा कर लेते, नहीं तो 50% से ज़्यादा वो लोग टैक्सेस रखते थे, जिससे क्या होता था, फार्मर्स कुछ कमा नहीं पाते थे. तो ये जो जमींदारी सिस्टम था, इट वॉज वेरी बैड फॉर दी फार्मर्स. सो हु हैज़ एक्सप्लॉइटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत ब्रिटिशर्स के अंदर और ब्रिटिशर्स के बाद भी थोड़े टाइम तक तो इन लोग ने बहुत सारा
एक्सप्लोटेशन किया। सो इसकी वजह से हमारा जो मॉरल था, किसका, फार्मर्स का जो मॉरल सब था कि हमको ज़्यादा इंक्रीज करने से ज़्यादा पैसे मिलेंगे और हम अच्छा ग्रो करेंगे, तो वो नहीं आया। तो वो मॉरल सपोर्ट टूट गया। तो उसको वापस जगाने के लिए व्हाट हैपेंड, वी made to abolish zamindari system. So nowadays there is no zamindari system, you find that again एक गवर्नमेंट में रूल सेट किया जिसके अंदर कंट्रोल रेंट हो। कंट्रोल रेंट मतलब एक फिक्स तरीके, इतना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है तो उसके अंदर इतना रेंट रहेगा। सो दैट पर्टिकुलर कंट्रोल वाज बीन मेड। सो एनी farmer who is getting exploited by zamindar is not possible after the independence or few years. So they have abolished the zamindari system. Now इसके अंदर दूसरी चीज, फार्मर्स को ओनरशिप मिल सकती है। सो फार्मर्स जिसके पास खुद का लैंड है, खुद का ज़मीन है, उसके अंदर वो एग्रीकल्चर करने चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर कोई ज़मींदार किसी के पास से उसने लिया है और वो रेंट पे लिया है और उसके अंदर वो कोई कब्जा कर रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट में जाके ज़बरदस्ती करेगा तो उसके अंदर केस हो सकता है। सो ऑल डिफरेंट पॉलिसीज वर मेड एंड टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स। So to protect the farmers for farming or exploiting by the zamindars, ये अब जमींदारी सिस्टम निकाल दिया। देन आफ्टर जो ज्यादा शेयर ऑफ क्रॉप्स है वो किसको मिलेगा, वो फार्मर्स का ही रहेगा। वो चाहे तो क्रॉप्स दे सके, चाहे तो कुछ भी पैसे दे सके रेंट के हिसाब से। तो ये जो चीज था वो रखा उन लोग ने। देन क्या होगा कि फार्मर्स के पास अच्छे क्रॉप्स रहेंगे। पहले क्या होता था कि अच्छे वाले क्रॉप्स कौन ले लेता था, जमींदार ले लेते थे। तो अच्छे वाले क्रॉप्स ले लेते मोर देन 20 to 30% या 50% तक कोई बार ले लेते थे क्रॉप्स, जिसके अंदर किसको फायदा नहीं होता था, फार्मर्स को फायदा नहीं होता था। सो ये चीज निकाल दिया। अगेन दे हैव इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कैसे इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अगर ये रेंट कम पे करना है, रेवेन्यू टैक्स कम पे करना है, तो उन लोग के पास पैसे ज्यादा बचेंगे। मोर द सेविंग, मोर द इन्वेस्टमेंट विल बी डन फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज हाउ यू फाइंड दैट कि लैंड जो है उसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो लोग ज्यादा करेंगे, क्योंकि उन लोग के पास पैसे भी ज्यादा है और यहाँ पे टैक्सेस और हाई रेट रेवेन्यूज नहीं पे करना है, हाई रेट रेवेन्यू टैक्सेस पे करना नहीं है। सो ओवरऑल ये मॉरल सपोर्ट किसको मिल गया, फार्मर्स को मिल गया आफ्टर अबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम। तो इसके अंदर लैंड रिलेटेड रिफॉर्म के अंदर हमने यही सीखा है कि रेंट का प्राइस कंट्रोल किया गया, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया गया, फार्मर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जमींदारी अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन। मतलब कोई एक्सप्लोटेशन करेगा तो फार्मर्स डायरेक्टली केस या सब कुछ कर सकते हैं उसके सामने। सो देयर इज अ गवर्नमेंट विच इज प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स आफ्टर दैट। सो ये चीज़ से क्या होगा कि मॉरल सपोर्ट बढ़ जाएगा विच वॉज लॉस्ट अंडर द ब्रिटिश रूल और आफ्टर सम पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये चीज़ें वापस आई एंड इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट है अवेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बाय एग्रीकल्चर फाइनेंस। सेकंड पॉइंट था फैक्टर्स के अंदर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर फाइनेंस, जो पैसे थे वो क्रॉप्स लाने के लिए, सीड्स लाने के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स लाने के लिए उन लोग को मनी लेंडर्स के पास से पैसे लेने थे। किसको, फार्मर्स। फार्मर को पैसे नहीं मिलते थे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प इतना नहीं था, तो दे हैव टू take the money from the private money lenders. Now what happened again there, we have seen in that particular institutional factors। भाई ज्वाइन करो, कनेक्ट करो, फैक्टर्स एंड मेजर्स को कनेक्ट करो, तो तुम लोग को पूरा ये प्रॉब्लम ये फैक्टर्स में था, इसका सोल्यूशन मेजर्स में मिल गया। तो ये पूरा समझोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग हियर इट इज दैट इन द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स वेयर एग्रीकल्चर फाइनेंस इज देयर वाज 71% ऑफ टोटल फाइनेंस which was given to the farmer was the money lenders। मतलब मनी लेंडर्स के पास से 71% फाइनेंस आता था, किसको, फार्मर को पास। तो फार्मर सीड्स ले, फर्टिलाइजर्स ले, पेस्टिसाइड्स ले, हार्वेस्टिंग के लिए पैसे ले, कुछ भी करने के लिए पैसे ले, तो मनी लेंडर्स के पास ही जाना था। नाउ अगेन हु एक्सप्लॉइटेड, रिमेंबर आई टोल्ड इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर दैट दिस मनी लेंडर यूज्ड टू चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी पहले जमींदार सिस्टम में वो हाई रेट ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस लेते थे। सेकेंड कौन था, मनी लेंडर्स था जो हाई रेट ऑफ टैक्सेस। सो व्हाट हैपेंड देयर वर, ये जो चीज उन लोग ने देखा तो उन लोग ने दे हैव मेड सर्टन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन लोग ने बनाई जिसने क्रेडिट फैसिलिटी दी, किसको, फार्मर्स को। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा मनी किसने दिया, गवर्नमेंट ने दिया। कैसे दिया, they provided with the help of 2 banks or 3 banks, that is NABARD, National Bank of Agriculture and Rural Development, which was set up by RBI in 1982. Then after RRBs,
1975 में इसका जो सेटअप किया था, रीजनल रूरल बैंक्स, एंड देन आफ्टर द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. तो डिफरेंट बैंक्स वर स्टार्टेड, ऑर्गेनाइजेशंस वर स्टार्टेड विच हेल्प द फार्मर फॉर द मनी. लेकिन ये आते आते 80s तक हो गया, 1980s तक हो गया. तो कहने की बात है कि तब तक तो ये एक्सप्लोर्ड हो चुके थे. उसके बाद इन लोगों ने देख के सोचा कि भाई हमको ये इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा. बट स्टिल आफ्टर स्पैन ऑफ 25 और 30 years दे हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दे हैव मेड दिस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब लोन मिलेगा किसको, फार्मर्स को, कम पैसे पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा. लैंड डेवलपमेंट के लिए भी अलग से बैंक है, रूरल एरिया के अंदर बैंक अलग से बना दिया. एक आरबीआई का सेटअप बैंक है दैट इज नाबार्ड, वहां से आपको पैसे मिलेंगे. तो ये पूरा चीज हेल्प करेगा फार्मर्स को अच्छे से क्रॉप ग्रो करने के, हैवी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फर्टिलाइजर से पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए. So we find that this cheap credit or less rate of interest of agriculture finance was given by these different organizations, that is NABARD, RRBs and land development banks. तो LDBS, तो ये इन लोग को मिल रहा था. तो इसके वजह से भी वी फाइंड दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ उस टाइम. उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, दो आवर पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग, लेकिन प्रोडक्शन भी वो लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते गए. कौन, फार्मर्स लोग, बिकॉज ऑफ दिस लोन फैसिलिटी विच वॉज बीन गिवन. तो उस टाइम पे मनी लेंडर्स जो 71% क्रेडिट दे रहे थे हमको, वो डाउन होके 27% हो गया आफ्टर द सेटअप और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड्स एंड आरआरबीज. नाबार्ड्स एंड आरआरबीज का सेटअप हुआ, उसके बाद ये 27% तक कम हो गया. मतलब 71% दे रहे थे, अभी 21 तक आ गया. तो 79% कौन दे रहा है, 79% ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस तो ये बैंक्स दे रही थी. तो इसके वजह से फार्मर्स को कॉन्फिडेंस आया वापस एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर जाने के लिए और वापस अच्छे से क्रॉप ग्रो प्रोडक्शन करने के लिए. सो दिस हेल्प देम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. तो समझ आ रहा है. सो ट्राई टू कनेक्ट विद द फैक्टर्स एंड देन द सोल्यूशन विच इज गिवन इन द मेजर्स. तो दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था, कौन सा पॉइंट लिखना और यहाँ पे इसका कैसे सोल्यूशन लाए. ठीक. So we have completed 2 points. Next 2 points we are going to cover in the next lecture. So थोड़ा करते सीखो. If you have not watched the factors, kindly watch that particular lectures. All the 6 lectures देखो तो ही ये lecture समझ आएगा. ठीक है. If you go with the sequence wise तो ही आपको ये पूरा chapter समझ आएगा. So try to go with from the very first lecture if you have not seen. चलो. Next class we are going to learn about the next 2 more points under institutional factors, followed by the technical factors and the other factors. Thank you.